हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किया था, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आप सबने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव हुआ? तो जो लास्ट डिस्कवरी हुई थी उसमें हमें पता चला है कि जो मेंडल है उन्होंने 1866 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। उसके बाद मेस्चर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 1869 में न्यूक्लिन के बारे में बताया था। देन इन 1902 में सटन एंड बॉवेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। देन इसके बाद जो साइंटिस्ट मॉर्गन आए थे उन्होंने सटन एंड बॉवेरी की थ्योरी को कंफर्म किया था और ये बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर होते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। बट व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। कैसे प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है? क्योंकि बॉडी में बहुत सारे और भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आरएनए एंड डीएनए। तो डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल माना जाता है के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले जो सर्च शुरू हुई थी वो हुई थी 1928 में। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इनके एक्सपेरिमेंट में ये तो नहीं पता चला था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो आगे पास हो रहा है, बट हाँ इन्होंने कुछ ऐसा बता दिया था कि कोई ऐसी चीज़ है जो आगे दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम भी यही था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, इट इज अ न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। इट इज अ न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया। इन्होंने ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम पर ग्रो कराया। कल्चर मीडियम में जब ग्रो कराया तो दो तरह की कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई। एक कॉलोनी जो थी वो थी स्मूथ बैक्टीरियल कॉलोनीज और दूसरी जो थी वो थी रफ बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो जो स्मूथ थी वो स्मूथ किस वजह से थी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कॉटिंग ऑन देम। म्यूकस कॉटिंग की वजह से ये स्मूथ थी। म्यूकस कॉटिंग जिसको हम पॉलीसैकेराइड कॉटिंग भी बोल सकते हैं। बट जो रफ थी इसके ऊपर किसी भी तरह की म्यूकस की कॉटिंग नहीं थी, तो ये रफ थी। अब इन्होंने क्या किया, इनका नाम दे दिया, जो स्मूथ कॉलोनी वाले बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए उनको लिख दिया एस्ट्रेन बैक्टीरिया, और जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस हुई थी उनको नाम दे दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। वन बाय वन इन्होंने दोनों स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, इंजेक्ट इनटू माइस, और जो रिजल्ट मिला उसमें था कि जो ये माइस था इट डाई, ये मर गया था। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को फिर से माइस के अंदर, दूसरे माइस के अंदर इंजेक्ट किया और पता चला वो माइस सरवाइव कर गया, मतलब वो नहीं मरा। अब उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया इसी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पर, एक और एस स्ट्रेन जैसे बैक्टीरिया लिया, बट अब जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो क्या था, हीट किल्ड। हीट किल्ड यानी कि इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने हीट से किल कर दिया और फिर उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और अब देखा कि माइस सरवाइव कर गया, कि माइस नहीं मरा। जब डायरेक्ट डाला एस स्ट्रेन तो माइस मर गया, जब इसको हीट किल करके डाला तो माइस नहीं मरा। अब इन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था प्लस में एस स्ट्रेन हीट किल्ड जो था प्लस में आर स्ट्रेन, ये वाला,
इन दोनों को मिक्स किया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इससे पता चला कि जो माइस है वो मर गया। इसका मतलब कि कुछ यहाँ पर हुआ है जिस वजह से माइस मर गया। ऐसा क्या हुआ कि हीट किल्ड होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ थी जो एस स्ट्रेन के अंदर रह गई थी। वो चीज़ आर स्ट्रेन के अंदर चली गई और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसमें? आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये एस स्ट्रेन ने फिर माइस को ख़त्म कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो नहीं पता चला कि क्या चीज़ पास हुई हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, बट यस ये पता चल गया था कि कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से हाँ इनका जो माइस था वो मर गया। तो इसके लिए आगे फिर से रिसर्च हुई। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उनमें जो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोर, मैकलिन मैककार्टी, इन साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन की। इट मीन्स इन साइंटिस्ट ने जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उससे सारा बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, उससे पहले जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को माना जाता था। तो 1933 से 1944 तक ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताया था। इन साइंटिस्ट ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से सारा बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट कर लिया, बायोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। बायोकेमिकल में सारे प्रोटीन्स, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए एटसेट्रा, ये सारी चीजें इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर ली। इन्होंने 4 अलग अलग कल्चर मीडियम के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और 1 बाय 1 जो बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट था, जिसके अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब चीज़ें थी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब था। तो इन्होंने 1 बाय 1 इनको, जैसे प्रोटीन लिया, सबसे पहले इन्होंने प्रोटीन को कल्चर मीडियम जिसके अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया और देखा कोई चेंज नहीं हुआ। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर स्ट्रेन ही रहे, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुए। देन इसके बाद इन्होंने आरएनए को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर डाला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अभी भी चेंज नहीं हुआ। देन इसके बाद इन्होंने डीएनए पर डीएनए के साथ डीएनएज एंजाइम को भी डाला, इससे भी इन्होंने देखा कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डीएनएज जो एंजाइम है, डीएनए जो था इसको तोड़ दिया, जिस वजह से डीएनए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने डीएनए लिया और ये डीएनए जब इस ट्यूब के अंदर डाला कल्चर मीडियम के अंदर, तो देखा कि कुछ बैक्टीरिया आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में जब कन्वर्ट हुए तो उन्होंने माइस को मार डाला, क्योंकि एस स्ट्रेन बनते ही वो विरुलेंट हो गए, यानी वो बहुत हार्मफुल हो गए, जिसकी वजह से माइस मर गया। क्योंकि डीएनए ने ही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया। बाकी जो प्रोटीन है, आरएनए है, इन सब की वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो डीएनए जो पास हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया किसमें? एस स्ट्रेन में, जिस वजह से माइस मर गया। इसी एक्सपेरिमेंट को अब दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया गया है, इसमें से लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स को तो रिमूव कर दिया गया और बाकी जो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए बचे हुए थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया सैंपल और उसके अंदर इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को डाल दिया। तो ये प्रोटीनेज एंजाइम यहाँ डालने का मतलब है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस सैंपल के अंदर कोई प्रोटीन नहीं है। तो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, उसको जब हमने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर डाला तो देखा
आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो इससे तो हमें पता चल गया कि वो प्रोटीन तो नहीं था जिसने आर को एस में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन तो प्रोटीनेज एंजाइम ने सारा डाइजेस्ट कर दिया था। तो प्रोटीन इस सैंपल में नहीं है, तो सैंपल में क्या बचा, सिर्फ आरएनए एंड डीएनए। तो जरूर आरएनए एंड डीएनए में से कोई चीज़ है जिसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का सैंपल लिया गया और इसमें फिर आरएनएज एंजाइम को डाला गया। आरएनएज यानी कि राइबोन्यूक्लियस एंजाइम को डाला गया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए था, उस आरएनए को इस एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दिया। इट मीन्स अब इस सैंपल के अंदर कोई आरएनए नहीं है। और जब इसको ट्रांसफ़र किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, तो देखा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। इट मीन्स यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ से अब ये पता चल गया कि जिसने आर को एस में बदल दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल दिया, वो ना तो आरएनए था ना ही प्रोटीन। तो अब तीसरा सैंपल लिया गया। तीसरे सैंपल के अंदर इन्होंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम डाला, डीएनएज एंजाइम जिसको बोलते हैं। उसने क्या किया, इस सैंपल से डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, यानी कि इस सैंपल में अब डीएनए नहीं है। तो ऐसे सैंपल को जब इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर डाला, तो देखा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। इट मीन्स ये डीएनए ही था जो यहाँ पर और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था। जब हमने डीएनए को निकाल दिया और जब रिजल्ट देखा, तो कि आर सेल कन्वर्ट नहीं हुई एस सेल में और इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ हो रही थी वहाँ पर क्या था, डीएनए। तो हमने देखा प्रोटीनेज एंड राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम डाला तो इट इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही है जो पास ऑन हो रहा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में। तो इन साइंटिस्ट के इन एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। बट इनके एक्सपेरिमेंट्स से सभी बायोलॉजिस्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुए। लास्ट एक्सपेरिमेंट से सभी बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं हो पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए 1952 में, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि जो डीएनए है एक्चुअल में इट इज द जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बैक्टीरियोफेजेस पर। बैक्टीरियोफेजेस क्या है, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। दे इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बना होता है आउटर कवरिंग प्रोटीन कैप्सूल से एंड इनसाइड इट देयर इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ बैक्टीरियोफेजेस को तो इन्होंने एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और कुछ बैक्टीरियोफेजेस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था। जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर ग्रो कराए गए, उनके अंदर देखा गया, उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, क्योंकि जो फॉस्फोरस है या फॉस्फेट ग्रुप हमें पता है डीएनए के अंदर आता है। और जो रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर बैक्टीरियोफेजेस ग्रो कराए गए थे वो थे उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सल्फर ग्रुप होता है। इसके बाद इन्होंने वो बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है और दूसरा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, इन दोनों को अलग अलग ई कोलाई बैक्टीरिया से इंजेक्ट कराया। तो अभी जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस तैयार हो गए हैं हमारे पास, एक बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन जो इसकी बाहर की कवरिंग है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गई है। दूसरा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर डीएनए अंदर जो मटेरियल है ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड
हो चुका है। इनको रेडियो एक्टिव लेबल करने का पर्पस है ताकि ये सेल के अंदर इजीली विजिबल हो जाए। अभी हमें पता नहीं है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो इन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रेडियो एक्टिव लेबल्ड कर दिया। तो सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप थे: इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले इन्फेक्शन में क्या था, इन बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट कराया गया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ही इन 2 अलग अलग रेडियो एक्टिव लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस को 2 अलग अलग ई कोलाई के साथ इन्फेक्ट कराया गया, देन उसके बाद इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद ब्लेंडिंग में क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज जो कवरिंग है ब्लेंडिंग के दौरान अलग हो गई। बैक्टीरियोफेज कवरिंग जो है ये ब्लेंडिंग के दौरान अलग हो गई ई कोलाई बैक्टीरिया से, और इनका जो अंदर का मटेरियल है वो ई कोलाई के अंदर आ गया, और ई कोलाई इसे अपना जेनेटिक मटेरियल समझकर रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हैवी सब्सटेंस नीचे आ जाता है और लाइट सब्सटेंस ऊपर रह जाता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया तो देखा जो ऊपर जो सब्सटेंस है, जो सुपरनेटेंट था, वो क्या था, आप ये देखिए, जो ये कवरिंग है, ये बाहर की कवरिंग, ये क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल। ये तो कहाँ प्रेजेंट हो गया, सुपरनेटेंट में, और जो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल, जिसको लेबल नहीं किया गया था, वो सेल के अंदर है। ठीक है, तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल। रेडियो एक्टिव कहाँ डिटेक्ट हुआ, सुपरनेटेंट के अंदर। सेम एक्सपेरिमेंट जब दूसरे बैक्टीरियोफेज का ई कोलाई के साथ कराया गया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा जो बैक्टीरियल सेल नीचे आ गई थी, वो उस सेल के अंदर रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए आ चुका था। हमने इस कलर से डीएनए को लेबल किया है, तो यही जो डीएनए ये सेल के अंदर आ गया था, और जिस पार्ट को हमने लेबल नहीं किया था वो पार्ट सुपरनेटेंट के अंदर आया। तो क्या चीज सेल के अंदर पास हुई, प्रोटीन या डीएनए? इट इज डीएनए। ये डीएनए है जो सेल के अंदर पास हो गया। पास तो यहाँ पर भी हो गया, बट हमने यहाँ पर प्रोटीन की कंफर्मेशन के लिए प्रोटीन को जब हमने लेबल किया तो वो पार्ट हमारा सुपरनेटेंट के अंदर आया, ना कि सेल के अंदर। इट मीन्स जो प्रोटीन पार्ट है वो सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। और दूसरे एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया, जो पार्ट हमने लेबल किया था वो सेल के अंदर आया है, और जिस पार्ट को हमने लेबल नहीं किया था, मीन्स जो प्रोटीन, वो सेल से बाहर रह गया। इट मीन्स क्या चीज़ ट्रांसफर हुई है सेल के अंदर, इट इज़ डीएनए। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे पूरी तरह से प्रूव हो गया था कि जो डीएनए है वही आगे पास होता है और वही जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर किसी के कोई भी डाउट्स नहीं थे। यहाँ पर हमारी जेनेटिक मटेरियल की सर्च खत्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल जैसा एक्ट करना है तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल के जैसा एक्ट करना है तो उसे ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। कैसे? जैसे सबसे पहले इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब वो मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाने के लिए एबल होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी रेप्लिकेशन कर सके। सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल, जो स्ट्रक्चर और केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, डेट इज म्यूटेशन, उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आने चाहिए, स्लो चेंजेस जो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये प्रॉपर्टी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर हम ये देखें, ये चारों प्रॉपर्टी हमारे डीएनए के अंदर होती है, तो इसीलिए डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा डीएनए फिनिश होता है। तो आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि आरएनए के अंदर सेकंड पोजीशन पर एडिशनल OH ग्रुप होता है जो उसको रिएक्टिव बना देता है, जिस वजह से आरएनए स्टेबल नहीं रह पाता। तो इस वजह से आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में ही होता है,
लेकिन बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है।